ओके, देखो आज का पहला टॉपिक है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आज का पहला टॉपिक है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है और वर्क डन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसा होता है, तो सब कुछ देखो। तो लिखो अपनी कॉपी में कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है ये वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो उसमें प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T। और मान लो कि आपने कोई आइसोथर्मल प्रोसेस करी, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बाद में भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा T। मान लो प्रेशर हो गया P2 और मान लो वॉल्यूम हो गया V2। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा। जैसे मान लो पहले T था तो बाद में भी कितना रहेगा? T रहेगा। और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N। तो देखो, जब ये प्रोसेस चालू हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो P1 V1 इक्वल टू NR2। जब ये प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो P2 V2 इक्वल टू NRT। दोनों को डिवाइड करो तो P1 V1 इक्वल टू NRT और नीचे डिवाइड में करो तो P2 V2 इक्वल टू NRT। ध्यान से देखो, आपका NRT से NRT गया ताकि क्या इक्वेशन बनी? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो इस तरीके की इक्वेशन बनती है। अब एक चीज याद रखना कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। और याद है मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था कि किसी भी कंटेनर की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपका डेल यू क्या हो जाएगा? 0। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, देखो तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। लेकिन अपने आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो भाई इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी कैसे? तो डेल यू 0। तो लिखो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिखो नो चेंज, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस में। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आपको एक तो डेल यू इक्वल टू 0 याद रखना है, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, कंसेप्ट ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। एक बार तीन चीजें लिख दो अपनी कॉपी में, ठीक है। अब फिर आपको क्या याद रखना है, ध्यान से देखो। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका वर्क डन कितना होता है? एन आर टी। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, लॉग V2 बाय V1। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, एन आर टी लॉग V2 बाय V1। आप इसका ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, P1 V1 लॉग V2 बाय V1। क्योंकि ध्यान से देखो, एनआरटी किसके बराबर है? P1 V1 के। अब एनआरटी किसके बराबर है? देखो P2 V2 के भी बराबर है, तो आप इसका एक और फॉर्मूला याद कर सकते हो, वो है P2 V2 लॉग V2 बाय V1। लिख लो अपनी कॉपी में। और एक आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, वो आपका ऐसा बनता है, कर्व होता है थोड़ा, ठीक है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, dp बाय dv, वो होता है आपका -p/v। लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पीवी ग्राफ होता है वो ऐसा कर्व होता है, और जिसका स्लोप होता है ना, स्लोप मतलब dp/dv, वो होता है आपका -p/v। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये होती है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, मैं जो फॉर्मूले पढ़ाया उस कंसेप्ट पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख लो अपनी कॉपी में। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है, उसमें वर्क कैसे निकालते हैं, उसके अंदर आपका P1 V1 और P2 V2 में क्या रिलेशन है, और आपका ग्राफ कैसे बनता है, और आपके ग्राफ का स्लोप कैसा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास ये कंटेनर है, मान लो कि इसके अंदर आपका प्रेशर है 2 × 10⁵ मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर आपका प्रेशर कितना है 2 × 10⁵ और मान लो इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है? 2 मीटर क्यूब। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि यार मैंने इस पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी। क्या करी? मैंने इस पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और मैंने इसका वॉल्यूम डबल कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसका वॉल्यूम जो था वो डबल कर दिया। तो आपको बताना है, एक तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है वो बताना है, एक आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना है वो बताना है, फाइनल वॉल्यूम कितनी है वो बताना है, फाइनल प्रेशर कितना है वो बताना है, और आपको वर्क डन निकाल के बताना है। और आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सोचो कैसे अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मान लो कोई कंटेनर है जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N है और टेम्परेचर T है। तो एक इक्वेशन तो क्या बनती है? P1 V1 = nRT। अगर आप कोई आइसोथर्मल प्रोसेस करोगे मतलब आपका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो पहले T था, देखो बाद में भी T रहा, लेकिन आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर सकता है। तो पहले प्रेशर P1 V1 था, वॉल्यूम V1, बाद में P2 V2 हो गया। तो एक तो आपको ये इक्वेशन लिखना आनी चाहिए कि P1 V1 = nRT, P2 V2 = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करो, nRT से nRT गया तो P1 V1 किसके बराबर आया? P2 V2 के। ठीक है। फिर तुम्हें एक कंसेप्ट याद रखना है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कितना हो जाएगा? 0। ये कंसेप्ट तुम याद रखना। और फिर मैं तुम्हें वर्क का फॉर्मूला लिखवाया, nRT log V2/V1। nRT को आप P1 V1 भी लिख सकते हो, P2 V2 भी लिख सकते हो। तो बेसिकली 3 फॉर्मूले बन गए। और इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा कर्व। और स्लोप होता है dP/Vd। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या होता है? -P/V। तो कई बार एमसीक्यूज में खाली ये भी पूछा जाता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन था कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। आपको एक तो T1 निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है। फिर आपने एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और वॉल्यूम डबल कर दिया। तो आपको V2 P2 T2 निकालना है और आपको वर्क डन निकालना है। देखो आपके पास P1 है, V1 है, N है, तो आप ये वाली इक्वेशन पुट कर सकते हो, P1 V1 = nRT1। तो यहाँ से T1 निकल जाएगा। P1 कितना है? 2 × 10⁵ V1 कितना है? 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1। R कितना है? 8.314। ये आपका T1 आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला? कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। जितना T1 होगा उतना ही आपका T2 होगा। अब वॉल्यूम डबल कर दी, तो पहले वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब थी, बाद में कितनी हो जाएगी? 4 मीटर क्यूब। फिर याद है ये वाली इक्वेशन, P1 V1 = P2 V2। ध्यान से देखो, V1 है, V2 है, P1 है, आपको P2 निकालना है। आ जाएगा P2 यहाँ से। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? nRT log V2/V1। N है, R है, T है, V2 है, V1 है। बस वैल्यू पुट करनी है और आपको वर्क डन मिल जाएगा। ऐसे करते हैं। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट सर है? V2 कैसे आया? ये लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम डबल कर दी। तो 2 मीटर क्यूब से मैंने कितना लिख दिया? 4 मीटर क्यूब। और सर सेकंड स्लाइड में डेल V0 कैसे हुआ, वो नहीं डेल समझ आया। यू, डेल यू, क्योंकि यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। और एक चीज याद रखना, किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर पे। तो यार आइसोथर्मल प्रोसेस में तो तेरा टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो इंटरनल एनर्जी भी पहले जितनी थी बाद में उतनी रहेगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल यू का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों होगा? तो डेल यू 0 हो जाएगा। समझ गया सर। और सर थर्ड स्लाइड दिखा दो ना एक बार।
सर वो फॉर्मूला है ना, du/dv इक्वल टू -p/v। डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी इक्वल टू माइनस पी बाय वी। डीपी बाय डीवी का मतलब होता है स्लोप ऑफ पीवी कर्व। ठीक है, और ये आपका न्यूमेरिकल था। और अब नेक्स्ट प्रोसेस अपनी वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, नथिंग कांस्टेंट। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस की एक खास बात है कि अगर मान लो किसी भी सिस्टम में एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, तो ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आती है, ना अंदर से कोई हीट बाहर जाती है। तो डेल क्यू जीरो होता है। डेल क्यू का मतलब होता है हीट एक्सचेंज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट एक्सचेंज जीरो होता है। हीट एक्सचेंज का मतलब है कि ना तो सराउंडिंग से कोई हीट सिस्टम में आती है, ना सिस्टम से कोई हीट बाहर जाती है। तो आपका हीट एक्सचेंज कितना होता है? जीरो होता है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना कि मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। मान लो नंबर ऑफ मोल्स N है, और मान लो गामा तुम्हें दे रखा है। यानी गामा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था कल की क्लास में, तो वहां से तुम गामा भी निकाल सकते हो। अभी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मान लो कि मैंने इस पे कोई एडियाबैटिक प्रोसेस करी, तो याद रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। तो प्रेशर मान लो P2 हो गया, वॉल्यूम मान लो V2 हो गया, टेम्परेचर मान लो T2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहेंगे, गामा उतना ही रहेगा। तो जब प्रोसेस चालू हुई तो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी? P1V1 इक्वल टू NRT1। जब प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनेगी? P2V2 इक्वल टू NRT2। एक तो आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है ना। यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता। आपका प्रेशर भी चेंज करता है, आपका वॉल्यूम भी चेंज करता है, आपका टेम्परेचर भी चेंज करता है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना गामा का फॉर्मूला होता है 1+2/f। एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था, है ना। और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सब लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन का फॉर्मूला वो होता है NRT2 माइनस NRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये होती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट एक्सचेंज जीरो होता है। मतलब ना तो सराउंडिंग से कोई हीट सिस्टम में आती है, मतलब ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आती है, ना अंदर से कोई हीट बाहर जाती है। मतलब आप समझ लो कि आपका कंटेनर इंसुलेटेड है, क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता है, ना तो अंदर की हीट बाहर जाती है, ना बाहर की हीट अंदर आती है ना। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। और एक चीज याद रखना, इन दोनों इक्वेशन के अलावा एडियाबैटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन और फॉलो होती है, वो है P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। तो ये वाली इक्वेशन भी आपको याद रखनी है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये एक इक्वेशन और होती है, P1 इंटू V1 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू P2 इंटू V2 रेस्ट टू पावर गामा। और गामा तुम्हें कैसे निकालना है? ऐसे 1+2/f। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें कैसे निकालना है? जैसे मैंने तुम्हें सिखा रखा है। लिख लो अपनी कॉपी में। सर तो इसके पहले जो आपने प्रोसेसेस बताए थे ना, हाँ, 3 बताए। उसमें, हाँ तो सर उसमें हीट एक्सचेंज था। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। ये जो हीट एक्सचेंज और डेल्यू वाली चीज है ना, डेल्यू क्या होता है, हीट एक्सचेंज, ये मैं एक पूरी स्लाइड तुम्हारी उसी की कराऊंगा। मतलब एक पूरी स्लाइड खाली उन तीनों की मैं तुम्हें रिवीजन करा दूंगा, है ना। तो अभी तुम एक काम करो, डेल क्यू वाली चीज को एक बार दिमाग में लगा लो कि एडियाबैटिक में जीरो होता है। बाकी ये वाली चीज लिख लो, ये वाली चीज मैं अभी लिखवाता हूँ तुम्हें। ठीक है, आई होप तुमने लिख लिया होगा। कोई डाउट है तो पूछो इसमें यार। देखो, अब मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा देखो क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई कंटेनर है। मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि इसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है। मान लो इसका प्रेशर 2 × 10⁵ पास्कल दे रखा है।
और मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि अभी इसके अंदर का टेम्परेचर है 27 डिग्री, और मान लो कि मैंने इसमें कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी। क्या करी? कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है। तो आपको बताना है कि P2 कितना होगा, V2 कितना होगा, T2 कितना होगा और वर्क डन कितना होगा। ठीक है, देखो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना। अगर गैस हीलियम है तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस होती है। मोनोएटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। तो गामा क्या हो जाएगा? 1 + 2/f, तो 1 + 2/3, 3 ऊपर जाएगा तो गामा कितना आ जाएगा? 5/3। ये हो गया। अब देखो, इनिशियल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम डबल कर दी तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 4 मीटर क्यूब। आपके पास देखो V1 है, P1 है और T1 27 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 300 केल्विन हो गया। हो गया 300 केल्विन। 27 डिग्री मतलब कितना हो गया? 300 केल्विन हो गया। तो देखो यहां से आप आराम से क्या निकाल सकते हो? देखो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। आपके पास P1 है, V1 है, V2 है। आपको यहाँ से क्या निकालना है? P2 निकालना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? P2 मिल जाएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो आपके पास सब चीजें हैं, आपको खाली क्या निकालना है? वर्क निकालना है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी एडियाबेटिक प्रोसेस सॉल्व करने के लिए, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं इसके ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। देखो स्लाइड चाहिए तो तुम मांग लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, पर लिखने में तो टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें समझ में आया कैसे करते हैं? तो तुम्हें मेन इंपॉर्टेंट अभी इक्वेशंस याद रखनी है कि तुम्हें कौन सी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी एडियाबेटिक प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका पीवी ग्राफ कैसा बनता है ध्यान से देखो। इसका पीवी ग्राफ कैसा बनता है? तो मान लो इधर आपका प्रेशर है, इधर आपका वॉल्यूम है, तो इसका पीवी ग्राफ आपका ऐसा बनता है। और यहाँ पे जो आपका स्लोप होता है ना dp/dv, वो होता है आपका माइनस गामा p/v। तो याद रखना, अगर आपका ग्राफ ऐसे बैठा हुआ है इस तरीके से, तो ये तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ। लेकिन अगर मान लो आपका ग्राफ इस तरीके से खड़ा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये किसका होता है? ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ। तो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। तो अगर आपका ग्राफ इस तरीके से जिसका स्लोप कम है तो आइसोथर्मल, अगर मान लो आपका स्लोप ज्यादा है तो एडियाबेटिक। ठीक है, तो अब तुम्हें ये समझ में आया कि कोई डाउट है इसमें? तो यार रखना, आ गया सर। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। अच्छा, अब एक होती है अपनी साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि आप एक पूरी साइकिल में घूम के आते हो। पूरी साइकिल का मतलब क्या होता है? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि सपोज करो कि ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, और मान लो ये आपकी एक प्रोसेस दे रखी है मैंने। जैसे मान लो ABCD। मान लो तुम पहले ए से भी गए, फिर तुम बी से सी गए, फिर तुम सी से डी गए, फिर तुम डी से ए आए। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक साइकिल है। तो याद रखना, वर्क डन मतलब कोई तुम्हें पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर पीवी कर्व। तो ये जो अंदर वाला एरिया होता है ना, इस कर्व के अंदर वाला, ये होता है आपका वर्क। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क होता है, तो आपको बोलना है कि साइकिल के अंदर का जो एरिया है वो होता है आपका वर्क, है ना? अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें पूछो कि बताओ ए से बी कौन सी प्रोसेस है, तो देखो ए से बी आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि ए से लेके बी तक ध्यान से देखो, ना तो आपका प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ बी से लेके सी तक कौन सी प्रोसेस है, तो आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है।
फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सी से लेके डी तक कौन सी प्रोसेस है, तो वापस कौन सी प्रोसेस है, वापस आपकी आइसोबारिक प्रोसेस है। फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डी से लेके ए कौन सी प्रोसेस है, तो वापस डी से ए कौन सी प्रोसेस है, आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो एक तो वर्क निकालने का तरीका ये है कि चारों इंडिविजुअल वर्क निकालो और ऐड करो, या फिर एक तरीका क्या है कि साइकिल के अंदर जो एरिया है वो निकालो, वो है आपका वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर पीवी कर्व। तो पीवी कर्व के अंदर का जो एरिया होता है ना साइकिल के अंदर का, साइकिल के अंदर का एरिया, वो होता है आपका वर्क डन। लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर वो अपन कौन सी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, बड़ा वापस बता दोगे? हाँ हाँ, अगर मैं एक स्लाइड में उसी की बताता हूँ तुम्हें। एक बार ये लिख ले वर्क डन वाला, फिर मैं एक स्लाइड में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और जनरली अपने एग्जाम में पीवी ग्राफ ही आते हैं। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मान लो कि मैं एक ग्राफ में चारों ही डाल देता हूँ। सपोज करो ये पी है, ये वी है। आपको दे रखा है कि पहले आपका ग्राफ ऐसा है, फिर 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 आपका ग्राफ ऐसा है, और फिर फाइनली आपका ग्राफ ऐसा है। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी। अब मैं अगर तुम्हें पूछूं कि यार बताओ यहाँ पे आइडेंटिफाई करो हर प्रोसेस कौन सी है, तो देखो ए से लेके बी तक ध्यान से देख। तो ए से लेके बी तक ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये कौन सी हो गई, आइसोबारिक। बी से लेके सी तक कौन सी हो गई, एडियाबैटिक। देखो आपका ग्राफ खड़ा है। वापस सी से लेके डी कौन सी हो गई, आइसोबारिक। डी से लेके ई कौन सी हो गई, आइसोथर्मल। ई से लेके एफ कौन सी हो गई, आइसोकोरिक। क्यों ये आइसोकोरिक, देखो ई से लेके एफ ना तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना आपका वॉल्यूम घट रहा है, ई से लेके एफ तक। एफ से लेके जी तक वापस कौन सी हो गई, आइसोबारिक। और जी से लेके ए वापस कौन सी हो गई, आइसोकोरिक। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हर प्रोसेस कौन सी है। आया प्रकार समझ में कि नहीं समझ में आया, यस सर, आ गया। है ना। और अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, वर्क डन इज एरिया एनक्लोज अंडर पीवी ग्राफ। तो ये जो अंदर वाला एरिया है ना, ये आपका वर्क डन है। ठीक है, जिसे मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे निकालते। देखो सपोज करो मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ गया कि ये पी है, ये वी है। मान लो कि तुम्हें कोई आर्बिट साइक्लिक प्रोसेस दे दी। मान लो कि यहां पे तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है V1, यहां पे तुम्हें वॉल्यूम दे रखी है V2। मान लो यहां पे तुम्हें प्रेशर दे रखा है P1, मान लो यहां पे प्रेशर दे रखा है P2। तो देखो मैं पूछूं कि कितना वर्क डन हुआ। देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो नीचे ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो V2 है, यहां से लेके यहां तक V1 है। ये कितना बचा, V2 माइनस V1। और ये कितना बचेगा, P2 माइनस P1। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। आया समझ में। पर एक चीज याद रखना, अगर आपके एरो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो यहाँ पे आपके जो एरो है वो देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको वर्क डन नेगेटिव लेना है। अगर ये मान लो आपका एरो क्लॉकवाइज होता तो आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है। ये तुम याद रखना कि साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरो होते हैं ना, ये वाले एरो, जैसे मान लो अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको वर्क डन नेगेटिव लेना है। ये मान लो क्लॉकवाइज होता तो आपको वर्क डन पॉजिटिव लेना है। लिख लो अपनी कॉपी में।
ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब तुम सीपी और सीवी की वैल्यू ध्यान से देखो। तो ये इक्वेशन होती है तुम्हारी सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, है ना। सीपी होता है आपका मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी होता है आपका मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, और याद रखना सीवी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन टू आर। एफ क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया लास्ट क्लास की स्लाइड देखना। एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिख लो अपनी कॉपी में, सीवी होता है आपका एफ बाय टू आर, और सीपी होता है तुम्हारा सीवी प्लस आर। लिख लो अपनी कॉपी में। सर आर क्या है? आर आपका 8.314, आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, तो सीपी मतलब मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मतलब मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर अदर प्रोसेसेस। अदर प्रोसेस का मतलब है कि मान लो आपके पास कोई प्रोसेस है जिसकी इक्वेशन है पीवी रेस टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। मान लो आपके पास कोई प्रोसेस है पीवी रेस टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसके लिए सी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर तुम्हारे पास मान लो एग्जाम में आ गया कि यार मेरे पास एक इक्वेशन है पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो बताओ इसके लिए मोलार हीट कैपेसिटी कितनी होगी। मान लो तुम्हारे पास आ गया पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपको बताना है इसके लिए मोलार हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो सी कैसे निकालोगे, आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस टू, क्योंकि एक्स कितना है, टू है। और गामा तुम कैसे निकालोगे, गामा होता है वन प्लस टू बाई एफ, और एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो H2 है, N2 है, O2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेने का। लेकिन अगर हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेने का। तो यहां से आपका सी आ जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में ये इक्वेशन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तो अगर आपके पास कोई प्रोसेस है पीवी रेस टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसके लिए सी कैसे निकालोगे, इस तरीके से। है ना, जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड सी फॉर टीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो तुम बोलोगे सर इसका तो हमें सिखाया नहीं आपने। आपने तो पीवी रेस टू पावर एस का सिखाया, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, टीवी स्क्वायर इक्वल टू कौन, देखो वी तो है पर पी नहीं है, पर पीवी किसके बराबर होता है, एनआर। ठीक है, तो टी को अपन क्या लिख सकते हैं, पीवी अपॉन एनआर लिख सकते हैं। तो टी की जगह लिख दो पीवी अपॉन एनआर, और वी स्क्वायर पहले से था कांस्टेंट, एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट होते हैं, उधर उधर भेज दो आप, तो पीवी क्यूब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
देखो 3 आ गई। आया समझ में? तो अगर ऐसी इक्वेशन है, जैसे मान लो कि टीवी स्क्वायर कांस्टेंट, पर अपने को पी और वी चाहिए, तो फिर आपको आइडियल केस इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। तो टीवी स्क्वायर कांस्टेंट, तो अपने को टी को हटा के पी लेके आना है। तो पीवी एनआर टी होता है, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, पीवी अपॉन एनआर। इस टी की जगह आप पुट कर दो पीवी अपॉन एनआर। सर यहाँ पे सी मतलब सीवी है ना? नहीं, यहाँ पे सी मतलब खाली मोलार हीट कैपेसिटी, ना तो ये सीवी है ना ये सीपी है, ये खाली मोलार हीट कैपेसिटी है। सीपी और सीवी का रिलेशन मैंने पीछे दे रखा है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो है। नो सर। सर हाँ पूछो सिद्धि। सर इसमें जैसे कि अभी आपने निकाल दिया एक्स का वैल्यू, उसके बाद सीपी सीवी इक्वल्स सीपी बाय सीवी गामा होता है, तो कुछ दे रखा होगा हमें नहीं, तुम्हें या जैसे हमें अब इसके लिए सी निकालना है, तो सी का फॉर्मूला आ जाएगा आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन 1 माइनस वन एक्स। देख तेरे वन पास माइनस आर एक्स। भी है, एक्स भी है, आर भी है, खाली गामा चाहिए, तो गामा यहाँ से निकाल लेना 1 + 2/f से। तो सर ये सी दे रखा होगा, सी निकालना होगा। एक सेकंड, दे क्या रखा होगा सर? दे अपन ने अपने को निकालना सी है, और अपने को ऐसी हाँ इक्वेशन दे रखी है, तो ऐसी इक्वेशन से अपने को सर। एक्स निकालना है, वो एक्स यहाँ पे पुट हाँ करना है, सर, और अपने को सी निकालना है। ठीक है। तो सर दो अननोन हो गए ना, सी और गामा दोनों। अरे गामा तो ये रहा ना फॉर्मूला 1 + 2/f। तो तो एफ को, अपन को मतलब ये बता रखा होगा गैस कौन सी है या हाँ कुछ भी? हाँ, ये तो बता रखा होगा ना कि डायटोमिक है, अच्छा मोनोएटॉमिक ठीक, है, कौन सी दे रखा होगा। हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना होता है, इस तरीके से आपको सीपी निकालना है, सीवी निकालना है, आप सी निकाल सकते हो, ये सब। अब मैं देखो तुम्हें चारों प्रोसेस का एक रिवीजन देता हूं, लेकिन उसके पहले लिखो अपनी कॉपी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता एक्सक्यूज है, मी सर। हाँ पूछो। सर एक्चुअली आपने जो शीटी थी ना थर्मो की, हाँ हाँ सर उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, उसमें ग्राफ्स नहीं बन रहे, तो आज आप वो डिस्कस कर हाँ दोगे हाँ, प्लीज? मैं देखो ग्राफ, पीवी का ग्राफ ना मैं बना के बता दूंगा तेरे को, हाँ आराम से सर, बन जाएगा सर थैंक यू। ग्राफ। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल क्यू का मतलब होता है हीट एक्सचेंज, डेल यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन। तो डेल क्यू मतलब हीट एक्सचेंज, मतलब कितना हीट एक्सचेंज हुआ, है ना। डेल यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और डेल डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, कि कितना वर्क हुआ। ठीक है, तो देखो डेल यू का फॉर्मूला तो फिक्स है, तुम्हें डेल यू का फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना है कि डेल यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल टी। डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सीवी मैंने तुम्हें अभी सिखाया एफ अपॉन 2r होता है सीवी, और डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल यू तो कितना आ जाएगा, एन सीवी डेल टी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है डेल यू। वर्क डन मैंने तुम्हें चारों प्रोसेस का निकालना सिखा रखा है, और फिर आपको डेल क्यू निकालना होता है। जैसे अब मैं तुम्हें एक सिनॉप्सिस देता हूं इसकी, तो जैसे है ना, अपन लिखते आइसोकोरिक, फिर अपन लिखते आइसोबारिक, फिर अपन लिखते आइसोथर्मल, फिर अपन लिखते एडियाबैटिक। ठीक है, और मान लो कि मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना देता हूं। मान लो कि ये आपका डेल डब्ल्यू का, ये डेल यू का, ये डेल क्यू का।
अगर तुम्हें याद हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 था, भूल तो नहीं गए? आइसोबारिक प्रोसेस में याद है क्या था? PV2 माइनस V1, या फिर आप लिख सकते हो NRT2 माइनस T1। आइसोथर्मल में आज ही मैंने तुम्हें सिखाया NRT log V2 by V1। एडियाबेटिक में मैंने तुम्हें आज ही सिखाया कि P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। डेल यू का मैंने तुम्हें क्या कहा, फॉर्मूला फिक्स होता है। यहाँ पे भी NCV डेल टी, आइसोबारिक में भी NCV डेल टी, आइसोथर्मल में मैंने तुम्हें क्या सिखाया, डेल यू जीरो होता है, क्योंकि आपका टेम्परेचर ही चेंज नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है आपका NCV डेल टी, और डेल क्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि डेल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो तुम्हारे पास डेल यू भी है, डेल डब्ल्यू भी है, तो निकाल सकते हो। बस तुम्हें याद रखना है कि एडियाबेटिक में डेल क्यू कितना होता है, जीरो होता है। बाकी तीनों में आपका हीट एक्सचेंज होता है, कितना होता है बस तुम्हें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोबारिक में भी लिखवा देता हूँ। आइसोबारिक में हो जाता है ये NCP डेल टी, और आइसोथर्मल में हो जाता है डेल क्यू आपका NCV डेल टी। तुम चेक करना, तुम्हारा यही आंसर आएगा। और ये सब फॉर्मूले, तुम ये टेबल याद कर लो। ये आपकी चारों प्रोसेस है, आपका ग्राफ है, आपकी साइक्लिक प्रोसेस है, CP है, CV है, C कैसे निकालते हैं, लिख लो अपनी कॉपी में। लिखिए ये, एक सेकंड शौर्य। अच्छा, ये मीटिंग अगर खत्म हो जाए तो 2 मिनट के बाद सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना तुम लोग। तो अपनी नेक्स्ट क्लास किस पे है, PN YDSC के स्पेशल केसेस पे और PN के बेसिक्स पे। लिख लिया?